Hello friends, I'm Ash Fidoria from Team OTS. This is a video regarding the fourth chapter of class 6 NCERT history, our ongoing series of NCERT regarding history and geography. So उसी के मुतल्लिक ये चौथा चैप्टर है कक्षा 6 इतिहास की NCERT का। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो वेद हमें बताए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस चैप्टर में हमें स्पेशली ऋग्वेद के बारे में बताया गया है और उसी के मुतालिक हम बात करेंगे इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, जो ऋग्वेद है वो हिस्टोरियंस के लिए इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि उस समय का आदमी जो रहता था आज से 3500 साल पहले लगभग, वो उसका रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, कहां पे रहता था, एंड ऑल दैट। सो ऋग्वेद इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस टू फाइंड आउट द सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल लिविंग 3500 ईयर्स बिफोर। ओके, और वी कैन से जो 1500 बीसी में जो लोग रहते थे, 2000 बीसी या 1500 बीसी में जो लोग रहते थे वो किस प्रकार के थे, वो फाइंड आउट करने का एक तरीका है ऋग्वेद। ओके, सी, सो इसमें आगे दे रखा है ऋग्वेद बेसिकली सबसे पहले अपौरुषेय है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद किसी ने लिखे नहीं है। ऋग्वेद भगवान की वाणी है सीधी, ऐसे ही कुरान है, ऋग्वेद है, ये सब अपौरुषेय है, बाइबल है, ये सब अपौरुषेय है, ये नहीं पता किसने लिखे हैं। ठीक है, सो इसमें आगे जो चैप्टर में बताया जाता है कि इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। 10 मंडल है जिसमें से पहला और 10वां मंडल, दूसरा और 10वां मंडल लेटेस्ट जोड़ा गया है। ओके, इसमें लगभग 1000 श्लोक हैं। जितने भी जो डायलॉग्स हैं वो श्लोक्स की फॉर्म में है। आप ऋषियों ने लिखे हैं, ऋषियों के थ्रू इसमें बताए गए हैं और कुछ औरतों के थ्रू भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो यह बताती है कि उस समय की सोसाइटी लगभग एगलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, औरतों को भी उतना हक था, जो कि बाद में जाकर थोड़ा सा ड्रास्टिकली डाउन हुआ है, बट उस समय इतना नहीं था। अच्छा, किस भाषा में है? ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि ये भाषा केवल ब्राह्मणों और राजाओं को पता होती थी और ओरली ट्रांसमिशन होता था वेदों का, जो कि ब्राह्मण ही करते थे और लोग बैठ के बाकी लोग सुना करते थे। इससे पहले जो भाषाएं थी वो कौन सी थी? तमिल भाषा थी। इससे पहले मैंने बताया था आपको अशोक के टाइम पे प्राकृत भाषा थी। उस समय प्राकृतिक का एक फॉर्म था मगधी, जिसमें महावीर जैन ने लोगों को मैसेज दिया, और संस्कृत भाषा थी। तो वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, ये एलीट क्लास की भाषा मानी जाती थी। ठीक है, अगला है कि ट्रांसमिशन कैसे हुआ है। मैंने बताया आपको ओरली ट्रांसमिशन हुआ है ऋग्वेदों का। कई डायलॉग्स हैं, जैसे इसमें एक पोयम बहुत फेमस है, जब विश्वामित्र ब्यास और सतलज नदी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको रास्ता दे दें और वो आगे बढ़ जाएं। उसमें वो नदियों को घोड़े से कंपेयर करते हैं, इंद्र से कंपेयर करते हैं। इसका ये मतलब है कि उस समय घोड़े जरूरी हुआ करते थे। इंद्र भगवान जो थे उनका एक वर्चस्व था, इंद्र का वर्चस्व था। सोम जो लिकर के हैं देवता, उनका वर्चस्व था। अग्नि का बहुत वर्चस्व था। अग्नि माना जाता था इट इज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द पीपल लिविंग इन अर्थ एंड द अल्टीमेट ब्राह्मण, जो कि भगवान है और इंसानों के बीच का जो एक रिलेशन है वो अग्नि के थ्रू है। इसीलिए यज्ञ में, हवन में अग्नि जलाई जाती है। जो कई सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एपिग्राफ, इनके बीच में क्या फर्क होता है। चैप्टर 1 में इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिली हुई हैं जो बंच ऑफ ट्रीज की है, उन पर जो लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऋग्वेद में जो मंडल है उनमें गंगा और यमुना का एक बार केवल नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का नाम केवल एक बार आया है। ठीक है, सरस्वती नदी एक प्रोमिनेंट नदी थी, उसका नाम कई बार आया है। ओके, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। हॉर्सेस उस समय का एक इंपॉर्टेंट जानवर हुआ करता था। अश्व उस समय एक बहुत जरूरी जानवर हुआ करता था, क्योंकि जो ट्राइब्स थी, कबीलाई सिस्टम था उस समय। कबीलाई सिस्टम में आपस में लड़ाइयां होती थी, तो घोड़े उस समय जरूरत में आते थे, काम में आते थे। लड़ाइयां क्यों होती थी? लड़ाइयां पानी के लिए होती थी, जमीन के लिए होती थी। जमीन के लिए क्यों होती थी? जितनी जमीन होगी
उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर होगी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होगी। जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमी होगी, उतना अच्छा जो लोग हैं वहां पे वो फलेंगे फूलेंगे, सरप्लस होगा, खाएंगे पिएंगे। तो कभी कभी टू कैप्चर द अदर पीपल, उनके लिए भी लड़ाइयां होती थी, पानी के लिए, लैंड के लिए, टू कैप्चर अदर पीपल एंड टू कैप्चर दी कैटल, क्योंकि उस समय कैटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट था। हर्डिंग एंड रीडिंग वाली इकोनॉमी थी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, तो जमीन, कैटल, ये बहुत ही जरूरी चीजें थी, जो कि बाद में जाके फेड अप हो गई। लेकिन इस समय की इकोनॉमी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। इसके बाद लेटर वैदिक एज में सेकंड अर्बनाइजेशन होगा, तब ये चीजें थोड़ी डाउन जाएंगी। ठीक है। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, जिसमें जो ट्राइब्स है यदु, पुरु, तुरु और तुर्वसा, ये जो ट्राइब्स है इनके बीच की लड़ाई है, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, वो इसी टाइम पे हुई थी। और क्यों हुई थी मैंने आपको बताया ही, कैटल, लैंड, कैप्चर अदर पीपल, वाटर, इन सब वजह से हुई थी। आगे है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। सी, उस समय एक तो ब्राह्मण हुआ करते थे जो यज्ञ वगैरह करते थे, वेदों को पढ़ते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे। दूसरे हुआ करते थे राजाज। राजा वैसे राजा नहीं जो आप समझते हैं, राजा हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था, टैक्स कलेक्शन का उसको अधिकार नहीं था। अधिकार क्यों नहीं था? क्योंकि इकोनॉमी इतनी वाइड स्प्रेड थी नहीं कि आदमी टैक्स भी दे पाए। टैक्स कब देगा? जब सरप्लस होगा। सरप्लस होता नहीं था, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, तो फिर टैक्स कहां से देगा? इसीलिए टैक्स नहीं लिया जाता था। जो कोई अपनी इज्जत, अपनी मान्यता से कुछ दे जाए राजा को, वो रख लिया जाता था। बेसिकली इनके पास कहां से आती थी चीजें? दूसरों पर से लड़ाइयां करके, दूसरों पर कब्जा करके, तो उससे जो है और वेल्थ आया करती थी। तो ब्राह्मण हो गया, राजा हो गया, और एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहते थे जन या विश। जन या विश, ठीक है। ये जब राजा का सिस्टम जो था, ये ऐसा नहीं था जैसा कि आजकल के लोग, आजकल के बच्चे समझते हैं। राजा उस समय एक नाम मात्र का वो हुआ करता था। इट वाज नॉट एन हेरिडेटरी पोस्ट, इट वाज नॉट एन हेरिडेटरी पोस्ट। ना ही वहां टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, ना ही वहां पर ऐसा था कि राजा ने कह दिया कि मेरा वचन ही शासन और वही हो रहा है। ऐसा नहीं होता था उस समय। बेसिकली एक सभा, समिति, ये सब ग्रुप्स बैठते थे, डिस्कशन होता था, उसके बाद फैसले लिए जाते थे। कई सारे राजा हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक ही राजा है, कई सारे राजा हुआ करते थे, टाइम टू टाइम बना करते थे। जब भी लड़ाई होके जो एसेट्स लाते थे, राजा खुद थोड़े अपने पास रखता था, थोड़े प्रीस्ट को देता था, बाकी की अपनी जनता में बांट दिया करता था। ठीक है। जो लोग पकड़ के लाए जाते थे उनको दास या दासी कहा जाता था। उसमें औरतें भी शामिल होती थी, आदमी भी शामिल होते थे, तो दास या दासी। जब भी ब्राह्मण कोई रिचुअल्स वगैरह करते थे, तो दास या दासियों को वहां पर बैठने की अनुमति नहीं होती थी। ओके। अगला है यहां पर, sometimes the people who composed the hymns prescribed themselves as Aryans। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ऋग्वेद में जिन लोगों ने हाइम्स लिखी उन्होंने अपने आप को आर्यंस बताया है, और वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का बेस यहीं से निकला है, लोगों ने यहीं से बेस बनाया है। बट आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब डिबंक हो चुकी है। ऐसे कई सारे प्रूफ है कि आर्यन इन्वेजन कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में जो सब चीजें लिखी हुई, ज्योग्राफी ऋग्वेद की क्या है? ऋग्वेद की ज्योग्राफी है गंगा और यमुना का जो द्वाब रीजन है, जो उत्तर प्रदेश है, जो बिहार है, जो थोड़ा सा सप्त सिंधु की जो रीजन है, जो सप्त सिंधु जिसको कहते हैं, वो जो रीजन है वो है ऋग्वेद के लोगों का रीजन। तो ऋग्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है ज्योग्राफी एंड ऑल के बारे में। बट उसमें अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी होती सही, आर्यन कहीं से आए होते, तो ऋग्वेद में वो भी लिखा होता कि हम लोग वहां से आए थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक करने के कई सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन उन्होंने खुद को आर्यंस बोला है, वो शायद इसलिए बोला हो सकता है कि जिन लोगों ने ये लिखा है, ठीक है, और जिन लोगों को ये पकड़ के लेके आए थे, कैप्चर करके लेके आए थे, उनको नीचे रखते थे, अपने से दास या दासी मानते थे। तो उनसे ऊपर अपने आप को बताने के लिए अपने आप को आर्यंस जो है टर्म दिया गया है। जाति प्रथा भी इसी के समकक्ष आई है। वो कैसे आई है कि जब और लोग शामिल होने लगे समाज में, तो उनको फिर ये कहा गया कि उनको भी कहीं रखना पड़ेगा, उनको भी नीचे कहीं रखना पड़ेगा। तो जाति प्रथा और दृढ़ हुई, और जो अनटचेबल्स और इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में वहीं यहीं से निकला। ओके। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथिक। सी, मेगालिथिक एज क्या है? मेगालिथिक एज है द आयरन एज। जब ये आपके ऋग्वेदिक टाइम में आयरन की खोज अभी नहीं हुई है नॉर्थ में, ठीक है।
आयरन खोज अभी नहीं हुई है, लेकिन डाउन साउथ में आयरन मिल चुका है। उसी समय की बात है, इनफैक्ट मेगालिथिक एज ऋग्वैदिक एज से भी थोड़ी पुरानी है, ठीक है। आयरन वहां मिल चुका है, आयरन के बोल्डर्स मिले हैं, आयरन के कुछ टूल्स वगैरह मिले हैं वहां पर, तो उसको मेगालिथिक एज कहते हैं। कहां कहां मिले हैं? दक्कन में मिले हैं, साउथ में मिले हैं, इनफैक्ट कश्मीर में भी मिले हैं। ओके, ये पूछ सकते हैं आपसे कहां मिले हैं, कश्मीर में मिले हैं, दक्कन में मिले हैं, डाउन साउथ में मिले हैं, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगह मिले हैं। यहां पर क्या होता था, यहां पर बेसिकली हमें बाउल्डर्स मिले हैं, कब्रें मिली हैं। कैसे दफनाते थे? जो सिस्ट होता है, सिस्ट, एक सिस्ट क्या होता है, आसपास पत्थर है, बीच में खाली जगह है, वहां दफनाया गया है। वो एक तरीके से एड्रेस भी होता था कि हमारे पूर्वज यहाँ दफन है, आगे के लोग जिनकी मृत्यु होगी उनको भी यहीं आसपास दफनाया जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो दफनाए गए हैं उनका सिर नॉर्थ में रखा गया है। एक जगह है इनाम गांव, वहां पर एक ऐसी कब्र मिली है जिसका सिर नॉर्थ में रखा गया और उसको घर में ही दफनाया गया है। उसके आसपास बर्तन रखे गए हैं, उसमें खाना रखा जाता है। इसका ये मतलब है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में भी मानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन है। उनके लिए खाना रखा जाता था। जानवरों को जो उनके करीब होते थे, प्यारे होते थे, उनके साथ दफनाया जाता था। जब अब मरने के बाद दफनाया गया है या उनके साथ दफना दिए गए थे, ये फाइंड आउट करना भी बाकी है, बट जानवरों को साथ दफनाया जाता था। लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते थे जो मेगालिथिक के लोग थे, ठीक है। अच्छा, साइट्स कौन कौन सी है मेगालिथिक की? दो बहुत प्रोमिनेंट साइट्स है मेगालिथिक की। एक आदि छनल्लूर जो तमिलनाडु में है, दूसरी है ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, और एक और आप इनाम गांव भी कर सकते हैं, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो ये तीन साइट्स है मेगालिथिक की, याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। एक घर मिला है इनाम गांव में, मेगालिथिक साइट्स में, वो जो है कंपार्टमेंटल हाउस है, वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेस है। वहां पर जो दफनाया गया था, घर में ही दफनाया गया था। मैंने बताया आपको, आसपास खाना वगैरह रखा गया था। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट जो आया है वो वहीं से पता लगा है। अच्छा, सोशल डिफरेंस था कि नहीं था? मेगालिथिक साइट्स में तो सोशल डिफरेंस था। मेगालिथिक कल्चर में, वैदिक कल्चर में भी था, मैंने बताया आपको सोशल डिफरेंस। मेगालिथिक कल्चर में भी था। कैसे था? कुछ लोग दफनाए गए हैं, उनके आसपास कुछ नहीं है, या फिर कुछ कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स है, कॉपर की ज्वेलरी है वो है। कुछ लोग दफनाए गए हैं, वो सोने चांदी का, लिटरली सोने चांदी के पेंडेंट और वो सब पहन के दफनाए गए हैं। रोज कहावत है ना कि मरने ये सब कहाँ लेके जाओगे, छाती पे लेके जाओगे। सच साबित किया उन्होंने, वो छाती पे लेके गए हैं। तो अपने साथ उसी कवर में जो अपना इस्तेमाल के आर्टिफैक्ट्स थे उनको लगा के उसके बाद उनको दफनाया गया। वहां पर जो सामान उनका था वो उनको दिया गया, उसके बाद दफनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। मैंने आपको इनाम गांव की कहानी बता दी, वही इसमें है। स्पेशल बरियल नॉर्थ में सेट किया गया था, आसपास खाने की वो रखी गई थी। लाइफ आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट में यकीन करते थे, इससे बात साबित होती है। खाने के लिए जानवरों को साथ दफनाया गया था उनके, ठीक है। आगे इसमें है, कई जगह इनाम गांव में क्या पाया गया है कि जो बॉडी है वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में दफनाई गई है, मतलब ऐसी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में दफनाई गई है, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल स्टडी से पता क्या लगता है? सी, जिसका हिप एरिया किसी स्केलेटन का अगर थोड़ा सा वाइड है, इसका मतलब वो स्केलेटन विमेन का है। वो हिप एरिया ज्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा श्रिंक्ड है, इसका मतलब वो जो स्केलेटन है वो मेल का है। स्केलेटन से हमें ये पता लगता है, ठीक है। स्केलेटन से और क्या पता लगता है? हड्डियों पे निशान है अगर कुछ कटे के, इसका ये मतलब है कि या तो जानवरों से लड़ते हुए कुछ कटा पिटा होगा या फिर किसी बैटल वगैरह में कटे होंगे ये, ठीक है। तो स्केलेटन से काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। सबसे पहले इनाम गांव में जो सीरियल, जो खाने का सामान था, जो सीड्स थे, वो किस किस के थे? तो मैं आपको बता दूं, इनाम गांव में वीट, बार्ले, राइस, ये तो याद ही रखना है आपको। वीट, बार्ले, राइस तो थी, इसके अलावा पल्सेस, सीशम, ओके, पल्सेस थी, सीशम थी, पीस थी और मिलेट्स थी। ये मिले हैं, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीशम, ये भी इनाम गांव में मिले हैं। इनकी खेती वहां पर होती थी। जानवर भी मिले हैं। जानवर कौन कौन से? टॉर्टोइज भी मिला है, क्रोकोडाइल भी मिला है, सांभर भी मिला है, एंटेलोप भी मिला है, ऐसे जानवर भी मिले हैं, ठीक है। इनफैक्ट क्या नाम है, मंगूस भी मिला है, ठीक है। टाइटल, क्रैब, फिश मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइटल, क्रैब, मंगूस, एंटेलोप, सांभर,
क्रोकोडाइल, ये सब भी मिले हैं वहां पर। इस चैप्टर में इतना ही था। कुछ मैं आपको बता देता हूं। मेगालिथिक में हंटिंग होती थी, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि मेगालिथिक में हंटिंग लोग करते थे या नहीं करते थे, तो इसका आंसर है कि मेगालिथिक में हंटिंग से गुजारा होता था, हंटिंग होती थी मेगालिथिक में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको साइट्स तो बताई दी, आदि चंदनूर है और आपकी ब्रह्मगिरी है और एक इनामगांव साइट है जो मेगालिथिक की साइट है, ठीक है। अब इसके हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अगर तो इसमें पूछी है मैच द फॉलोइंग में सूक्त। सूक्त का मतलब है वेल बर्स्ट, अच्छे से कही हुई, तो ये रिलेट करती है ऋग्वेद से, ठीक है। अगला है चैरियट्स। चैरियट्स मतलब रथ जिनको घोड़े भगाते हैं, ओके। तो ये ये हो जाएगा यूज्ड इन बैटल्स। लड़ाई होती थी तो रथों की जरूरत थी, रथों के साथ साथ घोड़ों की जरूरत थी। अच्छा, रथों की जरूरत है लड़ाई में, इससे ये मतलब होता है कि रथ बनाने वालों की इंपॉर्टेंस वैदिक एरा में बहुत अच्छी होगी। लड़ाई में रथ चाहिए, रथ बनाता है, उसकी इंपॉर्टेंस काफी हद तक होगी, ठीक है। अगला है यज्ञ या फिर यज्ञ। जो यज्ञ है, वैदिक एरा में यज्ञ होते थे, ओके। और यही यज्ञ बाद में एक यज्ञ आया अश्वमेध यज्ञ, उससे एक राजा जो है वो महाराज बना, वो हेरिडिटरी हुआ, जो जनपद हुए वो महाजनपद बने, ये सब एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। उससे वो आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। सो यज्ञ का यहाँ पर नेक्स्ट द फॉलोइंग हो जाएगा सैक्रिफाइस, जानवरों का सैक्रिफाइस करते थे यज्ञ वगैरह में, ठीक है। अगला है दास। दास का मैंने आपको बता ही दिया था, दास का मतलब होता है स्लेव, ठीक है। मेगालिथिक का मैच द फॉलोइंग हो जाएगा स्टोन बाउल्डर, ठीक। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर डैश। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर लिटरली एनीथिंग, जो भी उनका मास्टर चाहे उनसे करवा सकता था। नेक्स्ट, मेगालिथिक्स आर फाउंड इन डेक्कन, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। नेक्स्ट, स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड एज एन एड्रेस कि यहीं पे पुरखे हमारे जो है दफन हुए हैं और यहीं पे आने वाली जनरेशन दफन की जाएगी, ये एड्रेस के तौर पर स्टोन बाउल्डर्स का इस्तेमाल किया जाता था। पॉट होल्स वर यूज्ड फॉर। पॉट होल्स क्यों यूज किए जाते थे? पॉट होल्स का इस्तेमाल भी एड्रेस बताने के लिए होता था कि एड्रेस के ही तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, आगे है पीपल एट इनामगांव वर सो हंटर्स एंड गैदरर्स। मैंने बताया आपको हंटर्स एंड गैदरर्स, और धीमे धीमे वो जब ये सीड्स वगैरह हो रहा है तो सेटल लाइफ धीमे धीमे होने लगी, ठीक है। सप्तऋषि, मैंने आपसे कहा था सप्तऋषि फाइंड आउट करने के लिए, देखते किन किन ने फाइंड आउट किए हैं। जिस बच्चे ने भी सप्तऋषि के नाम सब याद किए हैं वो कमेंट सेक्शन नीचे बताएं मुझे, ठीक है। सो दैट इज फॉर दिस लेक्चर गाइस। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। आगे जल्दी ही एक और लेक्चर आएगा इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फिट, जय हिंद।